स्वागत है आपका आपके परिवार बीरा ब्रांड में और मैं हूं अभिषेक प्रताप सिंह। और आज हम अपना इस क्लास 7th के सेगमेंट में आ चुके हैं चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी पर। यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत अब हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है इसके बारे में, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की सतह से ऊपर के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में यानी क्लास 6 की सीरीज में अध्ययन किया। क्लास 7th के चैप्टर में हमने पर्यावरण को जाना, उसके सेकंड चैप्टर में हमने कुछ और आधारभूत बातों को जाना कि हमारी पृथ्वी के अंदर किस प्रकार से। अब उसी चीज से संबंधित यानी सेकंड चैप्टर से जस्ट रिलेटेड कि तीसरे चैप्टर में हमारी बदलती पृथ्वी यानी किस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर जहां पर हम रहते हैं महासागर एवं महाद्वीप किस पर अवस्थित हैं, आंतरिक बल, बाहर जनित बल, ये सब क्या हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो इसमें यह है कि स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट। जी हाँ, ये एकदम कहीं ना कहीं एकदम नई बात होगी आप लोगों के लिए कि स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। स्थल मंडल यानी कि जो भी हमारा स्थलीय भूभाग वाला क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो कई खंडों में यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड है। वो किस प्रकार से, उसी को स्थल मंडलीय प्लेट कहा गया है। अब ये कैसे है इसको और जानते हैं कि प्रत्येक प्लेट में महाद्वीपीय एवं महासागरीय भूपर्पटियां पाई जाती हैं। ये दुर्बलता मंडल के ऊपर धीरे धीरे तैरती रहती हैं और इनकी वार्षिक गति अत्यंत धीमी लगभग कुछ मिलीमीटर की होती है, लगभग कुछ मिलीमीटर की होती है। और प्लेट की इस गति को विवर्तनिकी संचलन यानी कि टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। हम लोग विवर्तनिकी से तो नहीं लेकिन टेक्टोनिक शब्द से कहीं ना कहीं परिचित होंगे, अक्सर सुनते होंगे कि इस समय इस क्षेत्र में टेक्टोनिक हलचल के कारण ज्वालामुखीयता यहाँ हुई या फिर यहाँ पर भूकंप आया, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई। हम पिछली कक्षा में जैसा कि हमने अध्ययन किया था तो उसी को थोड़ा हम एज अ रिकॉल कर लेते हैं कि कैसी स्थिति है। तो हमने पृथ्वी के एक भाग को मान लीजिए इस तरह से निकाला और इसमें हमने अध्ययन किया था कि ये हमारी भूपर्पटी वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, हमारी भूपर्पटी है। क्या है? भूपर्पटी है। ठीक है। फिर आता है हमारा क्रस्ट। ठीक, क्रस्ट, मेंटल और हमारा ये कोर वाला भाग। ठीक, ये हो गया मेंटल और ये हो गया हमारा क्रस्ट वाला भाग। ठीक है, हमने इसके बारे में अध्ययन तो किया था लेकिन हमने इसके अंतर्गत ये भी बात कर रखा है कि क्रस्ट में जो हमारा ये भाग है इसमें एक बाह्य भाग है, एक आंतरिक भाग है। उसी प्रकार मेंटल में एक बाह्य भाग है, एक आंतरिक भाग है और कोर में भी एक बाह्य भाग है और एक आंतरिक भाग है। इस प्रकार से हमने ये जो यहाँ पे अध्ययन किया दुर्बलता मंडल का, तो हमने पिछले चैप्टर में मेंशन कर रखा है कि दुर्बलता मंडल कहाँ पर पाया जाता है। ये दुर्बलता मंडल जो पाया जाता है ये मेंटल जो हमारी परत है इसका यानी कि निचला मेंटल ये वाला भाग और ऊपरी मेंटल के मध्य जो परत होती है उसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल कहते हैं। नाम ही से आप लोग समझ रहे होंगे कि दुर्बलता मंडल मतलब कोई ऐसा स्फीयर, ऐसा क्षेत्र जो कि दुर्बल है यानी कि कमजोर है और इसको इंग्लिश में एस्थीनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थीनोस्फीयर कहते हैं। ये एस्थीनोस्फीयर कहते हैं इसे। ठीक है, दुर्बलता मंडल एस्थीनोस्फीयर जो कि मेंटल होता है। अब ये चीज कह रहा है कि दुर्बलता मंडल के ऊपर धीरे धीरे तैरती रहती है। आप लोग ये समझिए कि जो क्रस्ट वाला परत है वो उसके ऊपर यानी कि मेंटल तक तो ठीक है, ये सब एक हैं, लेकिन उसके बाद जब मेंटल के बाद जो दुर्बलता मंडल वाला क्षेत्र है यानी निचला मेंटल, उसके बाद दुर्बलता मंडल, उसके ऊपर कई सारे स्थल मंडलीय प्लेट कुछ इस प्रकार से स्थल मंडलीय प्लेट उस पर तैरते रहते हैं धीरे धीरे। आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि आप कोई बड़ी सी थाली लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए,
अब आप ये समझ लीजिए कि जो आपकी थाली है, अगर वो थोड़ी गहरी वाली हो या चपटी वाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ लीजिए कि जो थाली का स्टील वाला पोर्शन है वो आपका कोर और निचला मेंटल हो गया, लेकिन उसके बीच में जो पानी है वो आपका दुर्बलता मंडल हो गया, और उन सब के ऊपर आप कागज के टुकड़े डाल दीजिए तो कागज ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन जब आप देखेंगे कागज धीरे धीरे तैर रहे हैं, तो जो पानी वाला क्षेत्र है वही दुर्बलता मंडल की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा होता है, यानी कि वो एस्थीनोस्फीयर होता है, और इनकी गति काफ़ी धीमी होती है। ऐसा नहीं है कि बुलेट ट्रेन की तरह ये बहुत ही स्पीड में चलते जा रहे हैं, ऐसा होता तो जीवन संभव ही ना होता, हम सबका अस्तित्व ही ना होता। इनमें बहुत धीरे सी गति होती है, क्योंकि वो तरल अवश्य है, लेकिन इतना तरल नहीं है कि वो बह रहा है लेकिन लिक्विड फॉर्म में है। थोड़ा आप ये कह सकते हैं जैसे कि समोसा खाते वक्त उसकी चटनी होती है ना, अगर पानी की तरह आ जाए तो आप दुकान वाले से कहते हैं भैया पानी की तरह चटनी दी हो, ऐसी कौन खाता, थोड़ा गाढ़ी टाइप की चटनी होती है, अगर कहीं गिरती भी है तो धीरे धीरे चपकती हुई बहती है। उसी प्रकार से ये जो दुर्बलता मंडल वाला है ये भी कुछ उसी प्रकार से होता है। तो हमने जान लिया, और ये क्या कह रहा है कि अत्यंत धीमी, लगभग कुछ मिलीमीटर की होती है, कि एक साल में थोड़ा इतने मिलीमीटर सरका, इतने मिलीमीटर सरका, तो ये स्थितियां होती हैं। ठीक है, प्लेट की इस गति को विवर्तनिकी संचलन यानी टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। हम इसको जान ही चुके हैं कि ये दुर्बलता मंडल इसके ऊपर ये है, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे उनका मूवमेंट होता रहता है, जिस पर महाद्वीप एवं महासागर दोनों अवस्थित होते हैं। अब और जानते हैं इसके आगे कि धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को, ध्यान दीजिएगा कि धरातल पर परिवर्तन लाने वालों को, लाने वालों को नहीं, कोई इंसान थोड़ी लाएगा, मतलब कि उनके प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? एक तो अंतर्जनित बल है और एक बहिर्जनित बल है। इसके बारे में हमने शायद पिछले चैप्टर में थोड़ा सा अध्ययन किया है। वही एकदम वो वाला हाल कि कुछ लोगों को अंदर से चोट लगती है, कुछ लोगों को बाहर से चोट लगती है, तो बाहर वाला तो ठीक हो जाता है, अंदर वाला तो कुछ गंभीर मामला हो जाता है। तो आगे चलते हैं। अंतर्जनित मामला नहीं, बल, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर? ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं। अब आंतरिक भाग में अपने आप तो उत्पन्न होते नहीं हैं। जो ये दुर्बलता मंडल है, प्लेट है, उनमें ही जब कोई प्लेट मान लीजिए जा रही आपस में कोई टक्कर हो गया किसी में, तो उसके कारण तरंग उत्पन्न हुई, वो तरंग ऊपर उठते हुए गई और उससे भूकंप की स्थिति आ गई। या फिर किसी भी, अभी इसका जब स्तर बढ़ेगा तो एक एक चीज़ को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। या फिर कोई प्लेट आगे पीछे हुई, ऊपर नीचे दबती है तो ज्वालामुखीयता की घटना भी होती है। इसी से कहीं ना कहीं सुनामी भी जुड़ी हुई होती है। तो सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, उसको हम आगे अभी समझेंगे वो क्या होती हैं। तो इस प्रकार से आंतरिक भाग में उत्पन्न बल को अंतर्जनित बल कहते हैं। अब बहिर्जनित बल में क्या है? ऐसे बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, मतलब कि ये आंतरिक भाग से रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, ये बाहर घटित होते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी की भूप्रपर्टी है, तो इसके ऊपर जो कुछ भी घटित होगा इसका इनके नीचे वाले से कोई मतलब नहीं। नीचे वालों का तो ऐसा होता है कि आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव बाहरी स्वरूप यानी कि जो पृथ्वी की भूप्रपर्टी वाला भाग है उस पर उसका प्रभाव परिलक्षित होता है, यानी कि दिखाई देता है। लेकिन जो बहिर्जनिक हैं ये बाहर ही होते हैं, बाहर के स्वरूप में परिवर्तित होते हैं और वहीं ये खत्म भी हो जाते हैं। इसमें आप अपक्षय और अपरदन को ले सकते हैं कि अपक्षय कैसे हुआ? अपक्षय यानी कि कोई पहाड़ चट्टान है उसमें टूट फूट हुई और किसी माध्यम के द्वारा यानी कि वर्षा है, जल है, या फिर आप कह लीजिए कि जैसे आंधी वांधी चल रही है तो कहीं ना कहीं वो एक हवा का ही स्वरूप है, उसके साथ कहीं पर गया, उनका निक्षेप हुआ, जमा हुआ, यानी कि ये कुल मिला के अभी हम जानेंगे एक अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है। उसके अंतर्गत अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण ये सारी प्रक्रियाएं आती हैं। अब इसी में अंतर्जनित बल में दो चीजें होती हैं, एक दीर्घकालिक बल होता है, एक आकस्मिक बल होता है। ठीक है, यानी कि दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल, ये जो अंतर्जनित बल है ये दो प्रकार के होते हैं, दीर्घकालिक और आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बल में क्या होता है? ये कुछ 100 वर्षों में, कुछ 1000 वर्षों में या कुछ लाख वर्षों में होते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति जिस प्रकार से हुई है, उसके बाद जो हमारी पृथ्वी थी, पहले हमने अभी पिछली कक्षा में अध्ययन किया है कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और पेंजिया, यानी कि सब पूरा एक गोल तरीके से कुछ इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर सारे स्थलीय भाग जुड़े हुए थे। लेकिन
लेकिन आंतरिक हलचल कुछ ऐसी घटित हुई घटना जिसके कारण आज 7 महाद्वीपों में विभक्त हैं, कई छोटे छोटे भी क्या कहते हैं सब कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इस प्रकार से वो भी हो चुके हैं और महासागर भी हो चुके हैं, कहीं बीच में कहीं अलग। तो ये सब क्या हुआ, शुरू में तो एक थे अब अलग हो चुके हैं। तो ये कब हुआ, कुछ 100 लाख वर्षों में हुआ। उसी प्रकार से इसमें वलन और भ्रंशन, जैसे अब हिमालय पर्वत तो एक दिन में बना नहीं है कि किसी एक दिन अंदर से झटका उटका लगा वो सन्न से ऊपर आया, जैसे मूवी में आप लोग देखते हैं ना कि वो पता लगा हो रहा है कुछ एक्शन वैक्शन और बीच में से एक का एक पहाड़ निकलता है, वो कहते हैं वाह 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 बच गए हम। तो ऐसी स्थिति में तो हुआ नहीं है, कुछ 100 वर्षों में हुआ। जैसे हमने पिछली कक्षा में बताया कि उधर यूरेशियन प्लेट था, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थे। इन जब ये दोनों के बीच ऐसे टक्कर हुआ तो इसके कारण इसमें जो टेथिस महासागर था उसमें जो उपस्थित मलबा था उसका जमाव होना शुरू हुआ और उस जमाव के कारण उसमें प्रेशर पड़ा। आप जैसे क्या कहते हैं मिट्टी लीजिए और दोनों तरफ से ऐसे उसको दबाते आइए, उसको ऐसे दबाते तो बीच में मिट्टी क्या होती है, उठना शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से हिमालय पर्वत भी इधर से उधर से यूरेशियन इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन मिलके दबा दिए, हिमालय सन्न से ऊपर निकल आया। तो सन्न से नहीं कुछ समय में निकला, लेकिन वो क्या था, एक कहीं ना कहीं वलन की प्रक्रिया थी, यानी कि फोल्डिंग की प्रक्रिया थी। और दूसरा है भ्रंशन। जैसे आप कहीं कहीं देखते हैं ना कि आपको अगर याद होगा तो काठमांडू में भूकंप आया था नेपाल में। उस भूकंप के दौरान क्या हुआ था, रोड चटक गई थी, मतलब रोड ऐसे है और वो टूट टूट के ऐसे हुई, बीच में उसका मतलब रोड का एक ये सिरा था एक ये सिरा था, अब इसमें जो है ये बीच में अंतर आ गया। कैसे आ गया, मतलब कोई 2 खंड थे वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए और टूट गए, बीच में कुछ गड्ढा टाइप का एरिया बन गया। तो उससे वो भ्रंशन की प्रक्रिया यानी एक दिन में नहीं होती है, ये कई 100 वर्षों लाख वर्षों या फिर कुछ हजार वर्षों में होती है। लेकिन आता है अब आकस्मिक बल। आकस्मिक बल ज्वालामुखी और भूकंप, एक चीज याद रखिएगा, आकस्मिक बल की भी जो उत्पत्ति है आंतरिक भाग में कुछ समय पूर्व से ही शुरू हो चुकी होती है, लेकिन जो इसका प्रभाव है चूंकि ये एकाएक निकलता है इसलिए इसको आकस्मिक बल के अंतर्गत रखा गया है। और एकदम अंदर से जैसे आप लोग कुछ कहावत कहते हैं ना कि समुद्र शांत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम ठीक ठाक स्थिति है, मतलब कुछ खतरा आने वाला है। उसी प्रकार से जो ज्वालामुखी और भूकंप है इसके लिए जैसे पुराने समय में युद्ध के लिए अंदर ही अंदर षड्यंत्र चलते रहते थे, एकाएक अटैक मार देते थे, वही हाल यहाँ पे अंदर चलता रहता है। पृथ्वी में तरंग इधर उधर छटक रही हैं, इधर से उधर आ रहे हैं और फिर एकाएक ज्वालामुखीता और भूकंप की घटना घटित हो जाती है, तो वो आकस्मिक बल के अंतर्गत आ जाते हैं। अभी इनके बारे में ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी किस प्रकार उद्गार होता है एवं उसके बाद भूकंप को भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी आप लोग खुद ही देख रहे होंगे, एक लिखा है ज्वाला दूसरा लिखा है मुखी। ज्वाला समझ ही रहे हैं आप लोग और मुखी मतलब मुख, यानी इसका शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं कि जिसके मुख से आग निकलती हो, यानी कि ये चाइना का ड्रैगन नहीं है, ये धरती वाला ड्रैगन है। मतलब जो ज्वालामुखी निकलता है वो जिसके मुख से आग निकलती है एवं इसका विस्फोट अचानक होता है जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। आप लोग ये मत समझिएगा कि इससे बस एक आध 2 टाली मिट्टी की तरह निकलता होगा और खटाक से किनारे किनारे कहीं गिर जाता होगा, उतना नहीं होता, बहुत पर्याप्त मात्रा, इतना ज़्यादा मैग्मा या फिर लावे का उसका क्या कहते हैं निकलते हैं कि कभी कभी इससे लावा पठार का भी निर्माण होता है। जैसे कि आप भारत का दक्कन का पठार देखेंगे तो जितना पूरा दक्कन का पठार बना हुआ है वह सब ज्वालामुखीयता के कारण ही बना हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि एक ज्वालामुखीयता में कितने बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी से अवसादों का निकलना होता है, मतलब कितना अवसाद निकलते हैं कितनी मात्रा में। इन सभी वस्तुओं का निकास एक संकरी नली द्वारा होता है जिसे निकास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, निकास नली कहते हैं। यहाँ आप चित्र में देख रहे होंगे, ये हमारा आप समझ सकते हैं एक ज्वालामुखी के रिप्रेजेंटेशन को दर्शाने के लिए इस चित्र को हमने यहाँ पर चित्रित कर रखा है। क्योंकि यहाँ पर अगर एक वीडियो लगा दें और हम आपको दिखा दें तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप विदेशी मूवीज़ में देखेंगे तो वहाँ पर आपको ज्वालामुखीयता के अच्छे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन गलती से भी ज्वालामुखीयता में हिंदी मूवीज़ ना देख लीजिएगा, वरना उसमें ऐसा लगता है कि अभी पता लगा ज्वालामुखीयता हो रही है तो उसके सेंटर से कोई हीरो महोदय निकलेंगे और बचा लेंगे, तो वो वाली कंडीशन नहीं होती है।
यहाँ पर ज्वालामुखीयता को दर्शाने के लिए ज्वालामुखी में सबसे नीचे, जैसा कि मैंने बताया, दुर्बलता मंडल होता है। उसके नीचे क्या होता है? दुर्बलता मंडल के नीचे निचला मेंटल होता है, निचला मेंटल, दुर्बलता मंडल, फिर उसके ऊपर पूरा पोर्शन जो होता है ऊपरी मेंटल और परपटी क्रस्ट। तो जब दुर्बलता मंडल में हलचल उत्पन्न होती है तो वो लावा जाता है ऊपर, और ये फिर जो परपटी वाला हिस्सा है, परपटी, इसको जो है ये दुर्बलता मंडल तोड़ते हुए ऊपर जाता है, और यहाँ से इसका गैस, राख, आग इत्यादि निकलते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को आप चाहे क्रेटर कह लीजिए, चाहे आप इसी को निकास, आप इसे क्रेटर कह लीजिए। और ये जो पूरा है पाइप की तरह दिख रहा है ना आपको, ये पूरा निकास नली होती है। क्या होती है? निकास नली होती है, निकास नली होती है। जैसे आप एक पाइप को लीजिए और उसको ऐसे पानी मुंह का बंद करिए और आधा छोड़ दीजिए तो पानी ऐसे इस तरह का निकलता है, तो कुछ इसी प्रकार से निकास नली हो जाता है। मैग्मा इस धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है जिसे वीवर या क्रेटर कहते हैं। मैंने क्रेटर आपको बताया ही है कि ये निकास नली है, इसके मुख पर ये जो पोर्शन होता है क्रेटर कहते हैं। एवं जब ज्वालामुखी, ठीक है, जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और उस वीवर में जल इकट्ठा हो जाता है तो उससे क्रेटर झील का निर्माण होता है। क्योंकि अभी एक बेसिक चीजें हैं जहां पर आप ज्वालामुखी का अध्ययन कर रहे हैं, आगे जब इसका स्तर बढ़ेगा तो ज्वालामुखीयता में ज्वालामुखी के प्रकार और उसका उद्गार की प्रक्रिया किस प्रकार होती है इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। अभी आप संक्षेप में ये जानिए कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, शांत ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय, शांत और सुप्त, 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तब जब ज्वालामुखी कोई डेड हो जाता है, यानी कोई ज्वालामुखी मर जाता है, तो उसका जो क्रेटर होता है उसमें वर्षा के दौरान जल भर जाता है जिससे क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये जो ज्वालामुखीयता वाला पूरा पोर्शन हमने यहाँ पर दिखाया है, इसमें ये जो ज्वालामुखी निकलता है ये मैग्मा कोष्ठ है जहाँ पर मैग्मा भरा हुआ रहता है। ये ज्वालामुखीयता की पूरी प्रक्रिया है। मेंटल है, ये उसके ऊपर परपटी है, मेंटल वाले दुर्बलता मंडल क्षेत्र से लावा निकलता है, परपटी को तोड़ते हुए निकास नली से निकलते हैं। एवं कभी कभी क्या होता है कि निकलने के दौरान किनारे से ही, कहीं बीच में ही दरार पड़ गई, वहां से लावा निकलना शुरू हो जाता है तो उसे वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं भूकंप को। चूंकि ज्वालामुखीयता को हमने समझ लिया है, अब हम भूकंप को जानते हैं। ज्वालामुखी के बाद यह है भूकंप। जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे भूकंप कहते हैं। यह पृथ्वी पर स्थल मंडलीय प्लेटों की गति का परिणाम होता है। हमने आपको बताया दुर्बलता मंडल के ऊपर सारे स्थल मंडलीय प्लेट गति करते रहते हैं, और जब कोई मान लीजिए इस दुर्बलता मंडल वाला क्षेत्र है, उसके बाद किसी प्लेट की गति हो रही है और वो आपस में आकर कहीं ऐसे टकरा गए तो उनसे जो कंपन उत्पन्न होगा, तो जैसे आप क्या करिए, अपने हाथ को लीजिए, दोनों हाथ को लीजिए, ठीक है, और बीच में कोई गाल किसी का हो, मतलब कोई इंसान हो और उसका गाल हो, और उसको आप चटाक 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 बजाइए तो उसके गाल से फिर उससे पूछिए कि भाई साहब आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, तो वो बताएगा कि उसे कितनी तीव्र की कंपन महसूस हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर भी दिखाई देती है। ठीक है, ये हल्के कंपन से लेकर विनाशकारी प्रभाव वाले हो सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा हो जिसको नेपाल का काठमांडू में जब भूकंप आया था उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा था, अगर किसी को वो सीन याद हो तो वो अच्छे से समझेगा कि किस प्रकार से कंपन की स्थिति होती है। पृथ्वी के अंदर जहां से कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी का ये वाला क्षेत्र है और ये हमारी परपटी है, भूपरपटी वाला ये हिस्सा है, और भूपरपटी वाले हिस्से में मान लीजिए ये अधिकेंद्र है, क्या कहते हैं, भूकंप उद्गम केंद्र। यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई और जिस पॉइंट पर सबसे पहले ये आता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। यानी कि उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। ये अधिकेंद्र हो गया, ये भूकंप उद्गम केंद्र हो गया, और ये भूकंप प्रवाह का जो तरंग होती है वो हो गए, इसका प्रवाह हो गया। अब ये जानिए कि भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव, एल वेव्स। इनका अध्ययन अभी हमें नहीं करना है, आप इसको सिर्फ याद रखिए कि पी वेव्स, एस वेव और एल वेव्स किस प्रकार होती हैं। अब हम लोग अनाच्छादन की प्रक्रिया को जानेंगे जिसके अंतर्गत अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, जलप्रपात, विसर्प, इन सब को हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। क्या है कि पृथ्वी की बाह्य शक्तियों द्वारा, क्या पृथ्वी की बाह्य शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़फोड़ की जाती है जिससे टूटे हुए टुकड़े को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने की प्रक्रिया को अनाच्छादन यानी कि डेन्यूडेशन कहते हैं। अनाच्छादन की प्रक्रिया यानी कि अगर एक एक चीज को सेपरेटली देखें हम तो क्या है कि पृथ्वी की बाह्य शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़फोड़ की जाती है। अब भूपटल के ऊपर तोड़फोड़ की जाती है से मतलब है कि इसके अंतर्गत अपक्षय भी हुआ, जिससे टूटे हुए टुकड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने की प्रक्रिया अनाच्छादन कहलाती है। तो इसमें अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण तीनों हो रहे हैं। तो इसके अंतर्गत तीनों को सेपरेट करके हम जान लेते हैं कि अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण तीनों क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है और चट्टानों के अपने स्थान पर, क्या चीज, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। यानी कि एक स्थान पर कोई चीज है, कोई पहाड़ है, उसी स्थान पर टूट फूट हो रहा है लेकिन उसका परिवहन नहीं हो रहा है। देखिए सामान्यतया क्या होता है कि अपक्षय एवं अपरदन के मध्य अधिकतर बच्चों में या फिर किसी भी में कभी कभी बड़ी शंका उत्पन्न होती है कि अपक्षय क्या है, अपरदन क्या है। अपक्षय और अपरदन दोनों एक ही तरह की प्रक्रिया हैं, दोनों में क्या कहते हैं, टूट फूट होती है, लेकिन अपक्षय में परिवहन अनुपस्थित होता है और अपरदन में परिवहन उपस्थित होता है। याद रखिएगा, अपक्षय में माध्यम अनुपस्थित होता है एवं अपरदन में माध्यम उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये हो गया कि अपक्षय जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि शक्तियों द्वारा चट्टानों में तोड़फोड़ करती हैं। कौन कौन? जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि शक्तियों द्वारा चट्टानों में तोड़फोड़ करती हैं तथा परिवहन द्वारा उन्हें स्थानांतरित करती हैं, तो उसे अपरदन कहते हैं। आप लोग देख रहे होंगे अपक्षय में भी तोड़फोड़, अपरदन में भी तोड़फोड़, अंतर बस इतना है कि इसमें परिवहन नहीं है, उसी जगह पे वो पड़ा रहता है। और अपरदन में क्या है कि अगर टूटा फूटा तो उसका परिवहन भी हो रहा है, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर या प्रवाहित होकर जा रहा है। ठीक है, और जब अपरदित पदार्थों का किसी स्थान पर जमाव होता है तो उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। यानी का उनका निक्षेप हो गया है वहां पर, यानी कि उनका जमाव हो गया है, उसे निक्षेपण कहते हैं। अब हम लोग तीन चीजों को और जान लेते हैं जो कि नदी के संदर्भ में होती हैं और वो तीनों चीजें नदी से जुड़ी हुई होती हैं। ये तीनों चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? नदी से जुड़ी हुई हैं। जलप्रपात, विसर्प और चाप झील क्या होती है? जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल वाली घाटी पर गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जैसे जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल वाली घाटी पर गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। बाहुबली वाला सीन याद है आप लोगों को? शंकर जी को उठाते हैं, ले जाके रख देते हैं, ऊपर से पानी गिरता रहता है। कुछ उसी प्रकार से जलप्रपात भी होते हैं, जिसमें से कावेरी नदी पर बना कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात और नर्मदा नदी पर धुआंधार, क्या चीज? धुआंधार जलप्रपात, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अब आते हैं विसर्प। विसर्प में आप लोग नाम से ही देख रहे होंगे सर्प यानी सांप की तरह, यूं ऐसे करके सांप जैसे चलता है ना, कुछ उस स्टाइल में। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्रों में यानी प्लेन एरियाज में प्रवेश करती है तो वह मूलधार मार्ग पर बहने लगती है। यानी कि मान लीजिए कोई चट्टान वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ से नदी बहकर आई, यहाँ से नदी बहकर आई और यहाँ पर गिरी और फिर ये मैदान है, तो यहाँ पर नदी कुछ इस प्रकार से बहती है, इस प्रकार से बहती है, यानी विसर्प करते हुए प्रवाहित होती है। और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ये जो इसमें मोड़ पड़ रहा है ना, ये कहलाते हैं विसर्प कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे जानते हैं चाप झील क्या है। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बना लेते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। यानी कि जो ये हैं, जब ये ऐसे 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 प्रवाहित हो रहे हैं, कुछ समय बाद क्या होता है, ये चीज़ें कम होने लगती हैं, तो ये चीज़ इससे कट के अलग हो जाते हैं, ये चीज़ ऐसे किनारे अलग कट के अलग हो जाते हैं, तो उससे चाप झील का निर्माण होता है। नदी बह रही होती है, जब विसर्प अधिक होता है उसके पश्चात जब उसकी धारा यानी गति धीमी होने लगती है तो विसर्प उससे कट के अलग हो जाते हैं, उससे चाप झील बनता है। जी, चाप झील बन गया। और विसर्प क्या है? जब वही टेढ़ी मेढ़ी प्रकार से वो प्रवाहित हो रही है। और जलप्रपात जब ऊंचाई से कहीं से जल गिर रहा है, जैसे कावेरी नदी पर शिव समुद्रम, नर्मदा पर धुआंधार इत्यादि। अब आगे और कुछ चीजों को हम जानते हैं, तो आइए अब आगे जान लेते हैं वितरिका के बारे में, डेल्टा के बारे में एवं कुछ अन्य समुद्र से संबंधित चीजों का भी ज्ञान हम लोग प्राप्त कर लेते हैं।
समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको वितरिका कहा जाता है। जब नदी ग्लेशियर से प्रवाहित होते हुए आती है तो वो युवा अवस्था में होती है, जब वो मैदानों में प्रवाहित होती है तो वो प्रौढ़ा अवस्था में होती है, एवं जब वो समुद्र में गिरने जा रही होती है तो वो वृद्धा अवस्था में होती है, जिसलिए वितरिका का निर्माण होता है। वितरिका से आप ये समझ सकते हैं कि नदी का प्रवाह ऐसे आया, फिर उसके बाद समुद्र में गिर रहा है तो ये इतने भागों में आप देखते होंगे ऐसे बट गई, ये बट गई नदियाँ, ये सब जो क्षेत्र हैं एक ही नदी के हैं और ये सब इनके पार्ट्स बट गए, तो ये सब क्या हो गए, वितरिका हो गए। ठीक है, वितरिका तक नदी का प्रवाह इतना धीमा हो जाता है कि नदियां अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती हैं, जिससे इनके मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पर जैसे ये आ रहे हैं, यहाँ पे इनमें जो भी मलबे लाए हैं ये यहाँ पे इकट्ठा करेंगे, ये इकट्ठा करेंगे, तो ये पूरा इकट्ठा करते हुए ये यहाँ पर बना देंगे। जैसे ब्रह्मपुत्र और महानदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जान लेते हैं समुद्री चीजों से संबंधित कुछ बातों को हम जान लेते हैं। वो क्या है कि समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है और समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि कोई बड़ा सा पहाड़ है, कोई बड़ा सा पहाड़ वाला है। अब यहाँ पे 3D पिक्चर तो बनेगी नहीं, ठीक है, 3D पिक्चर तो बनेगी नहीं। ये कोई पहाड़ टाइप का एरिया है और ये समुद्र है। ये बार बार जाके महोदय इससे टकराएंगे 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 और फिर टकराते टकराते क्या करेंगे कि पहाड़ का ये हिस्सा तो ऐसे होगा, लेकिन ये अंदर टकराते टकराते इसे कुछ इस प्रकार से बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, गुफा बन जाएगा। समुद्री गुफा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। क्या, जब ये लगातार टकरा रहे हैं तो ये वाला एरिया भी तोड़ दिया इसने, तो ये क्या बचते हैं, कुछ इस प्रकार से बचे। और जैसे 3D पोर्शन में क्या होगा, इस तरफ से ऐसे ये दोनों तरफ होंगे, ये बीच का एरिया एकदम खाली, तो सिर्फ छत इनके पास बचेगी, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवार बचती है, जिससे स्टैक बचते हैं, मतलब दीवार को भी तोड़ फोड़ डाले। अब सिर्फ छत बची है, तो सॉरी दीवार बचती है, छत को भी। अब जैसे समुद्र की लहर ऐसे उठी तो इस पे भी टकरा टकरा के इनको भी फिनिश कर देगा। बची सिर्फ 2 दीवारें, एक उस तरफ एक इस तरफ, इससे स्टैक का निर्माण होता है। ठीक है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोग देखे होंगे ऋतिक रोशन जी को एक पिक्चर में, बैंग बैंग उनकी पिक्चर है, उसमें जब वो बोट लेके जाते हैं तो पहाड़ वाला, समुद्र के बीचों बीच में एक पहाड़ वाला एरिया आता है ना, एकदम पूरा पहाड़ होता है, मतलब चारों तरफ समुद्र, बीच में एक पहाड़, यानी कि वो क्या होता है, ऊंचे उठे हुए शैलीय तट होते हैं, जिनको समुद्री भृगु कहा जाता है, यानी कि सी क्लिफ। समुद्री भृगु यानी कि सी क्लिफ होता है। ठीक है, और समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं, जिन्हें समुद्री पुलिन कहते हैं। अब समुद्री पुलिन मैं कह रहा हूं तो ना समझ में आएगा, लेकिन अभी हम आपसे कहें कि बीच का निर्माण करते हैं, मतलब बीच पे, वही गोवा वाला बीच है ना, तो उसका निर्माण होता है। तो आगे आप लोग समझ चुके होंगे। जब ग्लेशियर चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो उन्हें हिमोड़ कहते हैं। ये हिमनद और ग्लेशियर से रिलेटेड है, जैसा कि हमने पिछले कक्षा में अध्ययन थोड़ा बहुत कर रखा है कि हिमनद क्या, ग्लेशियर्स क्या हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्रों पर पहाड़ों पर बर्फ जम जाते हैं वही ग्लेशियर्स कहलाते हैं। और जब उनका प्रभाव, क्योंकि हिमनद है तो वो बड़े बड़े रूपों में प्रवाहित होते हैं, तो उसके साथ वो चट्टानों का घर्षण करते आते हैं, उनका चूर्ण का निर्माण होता है और उससे क्या होता है, हिम ओढ़। आप देख रहे होंगे हिम ओढ़ मतलब ऐसा हिम वाला क्षेत्र जो हिम को ओढ़े हुए है, हिम से ढका हुआ है। ठीक है, हिमोड़ हो गया। और जब पवन का बहाव, ये थोड़ा ये वाला जो टॉपिक है ये इस मरुस्थल से रिलेटेड है, जैसा कि हमने पिछले ही अध्याय में इसका अध्ययन किया हुआ है। लोयस का हमने अध्ययन किया था, जहां पर हमने बताया था कि उत्तरी चीन में विश्व का सबसे बड़ा लोयस पाया जाता है। उसी के संबंध में जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। जैसे रेगिस्तान वाले एरिया में क्या होता है, हवा चल रही है, उसके साथ वो बालू को अपने साथ लेते हुए उड़ाते चल रहे हैं, और जब हवा शांत हुई तो गिरता गया। जैसे
एकदम देसी अंदाज में आप लोग समझिए, हम बताते हैं। आप कभी कभी गाँव में देखते होंगे कि पंखा चला के आप लोग देखते होंगे कि जो गेहूं होता है उसे ओसाया जाता है, या फिर धान ओसाया जाता है, मटर होते हैं, वो सब गांव में क्या होते हैं इसी तरह से। तो बड़ा पंखा लगा देंगे और ऐसे ऐसे गिराते हैं तो ओसाते हैं, और कुछ दूरी पर जाके जब हवा का प्रवाह धीरे होता है तो एक जगह पे इकट्ठा होता जाता है। तो उससे क्या हुआ, बालू टिब्बा का निर्माण हुआ। कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसका निर्माण होता है, और फिर जब हवा चलती है तो फिर आगे उड़ जाता है। तो ये इतना हमने हमारी बदलती पृथ्वी के अंतर्गत इस चैप्टर को हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया है। हम क्लास 6 ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बोथ सेक्शन। नाउ वी आर इन क्लास 7th, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। इस चैप्टर से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। तो आप अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।